जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं। किसका? लेंथेनॉइड्स के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स का। क्लियर है? तो ध्यान से समझिए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो जो ऑक्साइड का नेचर होगा वही हाइड्रोक्साइड का भी, मतलब जो ऑक्साइड का ट्रेंड होगा वही हाइड्रोक्साइड का भी होगा। अब देखिए, लेंथेनॉइड्स में आप जानते हैं कि लेफ्ट से राइट जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो कंटिन्यूसली साइज घटता जाता है, और साइज घटेगा यानी कि क्यों घट रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है एफ ऑर्बिटल्स का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? सेंट्रल एटम का या मेटल्स का बढ़ रहा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है, यानी बेसिक कैरेक्टर घटता है। यहाँ पे हमको बेसिक कैरेक्टर की बात करनी है। जब आप लोग फजांस रूल पढ़ लेंगे तो यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर भी आप थोड़ा मोड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब वो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग सीखेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का उपयोग और करेंगे। तो ध्यान से समझो। देखो ये LaOH का थ्राइस। अब देखो लैंथेनम तो वैसे होता नहीं है लैंथेनॉइड सीरीज का, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पूरी उसकी तरह मैच खाती है। तो LaOH थ्राइस, ठीक है, ट्राईवैलेंट होते हैं सारे के सारे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक, और ये क्या हो जाएगा? लीस्ट बेसिक। क्लियर है? ये ऑर्डर भी देख लो, La2O3, ठीक है ना, +3 में ऑक्साइड, और ये ल्यूटिटियम का भी +3 में ऑक्साइड। ये क्या है? मोस्ट बेसिक है, और ये क्या है? लीस्ट बेसिक है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जैसे मैं बोलूं N2O5, ठीक है, N2O5 वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। जैसे एसिडिक ऑक्साइड यानी कि N2O5 ये रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा NaNO3 प्लस H2O, ठीक। और सिमिलरली बेसिक ऑक्साइड यानी कि जैसे जो Na2O की बात कर रहे हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaOH प्लस H2O। मतलब एसिडिक ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बेसिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, एक कॉमन सी बात आप याद रखिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, ध्यान रखना, एसिडिक बेसिक सीख लिए हम लोग। यहाँ हाँ, पहले न्यूट्रल देख लेते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है? जो जिसके पास ना तो एसिडिक करेक्टर है ना तो बेसिक करेक्टर है। ध्यान रखना, न्यूट्रल का मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ना बेस के साथ रिएक्शन करेगा। एम्फोटेरिक वो होता है जिसके पास दोनों कैरेक्टर है, एसिडिक और बेसिक दोनों है, तो वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड में ये चार हैं, ये आप एकदम अच्छे से क्या कर लेंगे? इसको याद कर लेंगे। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड और बेस। ठीक है, इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स हैव सेम नेचर इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी बात भी हम कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से। वैसे तो इतने सारे क्या हैं, इतने सारे जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। हम कैटेगराइज कर लेते हैं इसको एस ब्लॉक में BeO, ठीक है ना। डी ब्लॉक में इतने सारे क्या हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। पी ब्लॉक में कुछ इतने हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग अगर आप क्लास 10 तक भी करते आए होंगे तो BeO, ZnO और Al2O3। अब इसमें से ये सब चीज़ें आप ऐड कर लीजिए, जितने आप ऐड कर सकते हैं आप ऐड कर लीजिए। देखिए वैसे तो आप डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें जो भी ऑक्साइड होता है वो इन जनरल बेसिक होते हैं, और सबसे हाईएस्ट वाले में अपने में, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। और जो बीच वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ना तो हाई होता है ना तो लो होता है, उसमें जो ऑक्साइड होता है वो इन जनरल एम्फोटेरिक होते हैं। तो ये बात ठीक आप समझेंगे डी ब्लॉक को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। ये वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक हो जाएगा। क्लियर है ना? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो देखिए, जैसे क्रोमियम क्या है? मेटल है। अब हम इन जनरल पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। बट हमने बताया था कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे देखो क्रोमियम
+6 अपने मैक्सिमम पे है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब क्योंकि ये तो आई, इसका तो कुछ है नहीं, ये तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या है, क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर है इसके पास। क्या है ये, एसिडिक है। एक देखो ये चैप्टर सब बेसिक नॉलेज है, बेसिक जितना रखेंगे आगे के चैप्टर इनऑर्गेनिक में पढ़ना उतना ही आसान होगा आपके लिए। ठीक, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्रोमियम का देखो हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है ये OH नहीं रिलीज करता, ये H+ रिलीज करता है। सिमिलरली ये Mn2O7 मैंगनीज यानी मेटल का ऑक्साइड है, बट यहाँ पे मैंगनीज देखो +7 में है, +7 में है। यहाँ पे ये पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो पर मैंगनिक एसिड बनाया, ठीक है ना, इसको हम Mn3OH। यहाँ पर भी ये क्या, ये OH नहीं रिलीज करता, H+ रिलीज करता है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, और एक जनरल बात है कि जो मेटेलॉइड्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, बट ध्यान रखना ये सिलिकॉन SiO2 इसको सिलिका बोलते हैं, ठीक है ना, ये जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है। ठीक, इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। ठीक, SiOH का 4 बार है ये, ठीक है ना। तो ये क्या है, जब ये इसको हम तोड़ते हैं तो ये OH- नहीं रिलीज करता, H+ रिलीज करता है। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करते हैं, और मेन हमारा फोकस नॉन मेटल हाइड्राइड पर है। मेटालिक हाइड्राइड की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो मेटालिक हाइड्राइड जैसे NaH, KH, RbH, CSH, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आयनिक हैं। जैसे अगर हम बात करें ये NaH, तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं, या ब्रेक मत करो यहीं पे लिख लो Na+ और H-, जब हम इसको पानी में डालते हैं NaH को, ध्यान देना इस पे नीट पे क्वेश्चन भी आ चुका है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी का मतलब क्या है, H2O का मतलब H+ और OH- है। अब ये H ये सोडियम पे प्लस और इस पे माइनस, तो Na के साथ OH-, ये तो NaOH बन गया, और साथ में H+ और H- क्या बन गया, H2, हाइड्रोजन रिलीज हो गया। तो मेन मकसद मेरा ये NaOH से संबंधित है, यानी ये NaOH, ये जो NaH है, ये पानी में जाने के बाद एक बेस का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब NaH क्या है, बेसिक है। बात समझ में आ रही है। तो इनफैक्ट मेटालिक हाइड्राइड जो होते हैं वो उनका हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। वही नेचर उनके हाइड्राइड का भी होता है, हैव सिमिलर नेचर एज हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये चीज आप लोग समझ गए। बेसिक अगर हम जैसे लिख लें, मान लो कि अगर हमसे यानी NaH क्या है, बेसिक है, NaOH क्या है, बेसिक है। अगर हम Na से हम पूछें सोडियम, ठीक है ना, उसके नीचे पोटेशियम, तो NaOH KOH ये दोनों क्या है, बेसिक है। तो NaH और KH भी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। जो इनके हाइड्रोक्साइड का ऑर्डर हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर का, वही इनके हाइड्राइड का भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया। हालांकि जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इस चीज को डिस्कस करेंगे जरूर, क्लियर। हाँ, मेन फोकस मेरा नॉन मेटल के हाइड्राइड पे है। नॉन मेटल में ये ग्रुप 14, 15, 16, 17, इसका देखो वैलेंसी है तो 4, तो CH4 बनेगा, ये NH3 बनेगा, ये OH2 यानी कि H2O, और ये FH यानी HF। अब ध्यान से समझना, टॉप से बॉटम की अगर हम बात करते हैं, टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे, इन नॉन, देखो साइज ऑफ सेंट्रल एटम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, टिन, लेड, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो होगा क्या, जैसे मैं बात करूं CH4 और लास्ट में SnH4, ठीक, हमसे पूछा जा रहा है CH4 और SnOH में कौन ज्यादा एसिडिक है। ठीक, अब ध्यान से समझो, C और H, कार्बन छोटा सा है, हाइड्रोजन भी छोटा सा है, दोनों सेम साइज के हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। लेकिन SN तो बहुत बड़ा सा साइज है, SN अगर इतना बड़ा है, हाइड्रोजन बेचारा इतना छोटा सा है, तो ये बताओ टिन और हाइड्रोजन के बीच में इतना ज्यादा साइज का अंतर है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा इसका, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये SN और ये H, ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, जबकि C और H का बॉन्ड लेंथ छोटा सा है, ठीक। और बॉन्ड लेंथ अगर बहुत ज्यादा होता है तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होता है।
यानी यहाँ से H+ आराम से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? एज साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो H+ कैन बी इजिली रिमूव्ड एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तभी तो ऊपर से नीचे जब हम आएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ क्लास 12 में कि H2SE से ज़्यादा H2TE का एसिडिक कैरेक्टर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और टेलुरियम में बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टेलुरियम का साइज बहुत बड़ा है। क्लियर? और ये ग्रुप नंबर 17 की बात करें, HF, HCl, HBr, HI। देखो लेफ्ट से राइट, फ्लोरीन से आयोडीन तक साइज बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? HI का एसिडिक कैरेक्टर होगा। यहाँ से H+ आराम से निकल सकता है। ठीक, मैं बात करूं ग्रुप 16 में कि H2O, H2S, H2Se, H2T, तो यहाँ भी ऑक्सीजन से टेलुरियम तक क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो साइज का बढ़ना यानी बॉन्ड लेंथ का बढ़ना, यानी बॉन्ड को तोड़ने में यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कम लगना, और H+ उतने आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे जब हम चलेंगे तो हम साइज वाला फैक्टर को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? चलिए आखिरी में देख लेते हैं थोड़ा सा पीरियड की। अगर हम बात करें पीरियड की, अगर हम बात करें तो पीरियड में ध्यान से समझो। पीरियड में अगर हम बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और F, ये सब के सब सेंट्रल एटम है, बट इनमें साइज का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भाई सेम पीरियड में है ना, तो साइज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ऊपर लेफ्ट से राइट साइज घटता है, लेकिन उतना अंतर नहीं है। ऊपर से नीचे तो साइज बहुत बढ़ता है, क्योंकि एक शेल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम साइज के दम पे फैसला नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या लेंगे? फैसला लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हम लोग क्या लेंगे? फैसला लेंगे, अगर सेम पीरियड की बात हो रही है तो सेम पीरियड की अगर बात हो रही है तो ध्यान से समझना, हमने ये चीज़ डिस्कस किया था। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और उस बॉन्ड पे प्लस और माइनस, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस काफ़ी बड़ा सा बनेगा, और वो पानी में क्या होगा? ब्रेक होना उसको आसान हो जाएगा। जब डिफरेंस दो बॉन्ड के बीच, एक बॉन्ड के बीच में, एटम्स के बीच में बहुत ज़्यादा होगा, तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। दो इंसान के बीच में भी अगर डिफरेंस कुछ पैदा हो गए तो उन दोनों का अलग होना बहुत आसान है, वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन का, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन का, उससे ज़्यादा फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड तोड़ना कहाँ आसान होगा? HF में। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। दूसरा चीज़ हम ये भी देखते हैं कि एक काम करो, सबका H+ निकाल के देख लो, तो ये बन गया इसका कंजुगेट बेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, CH3-, NH3-, H2O-, ठीक, F-। ठीक है, ये NH3 नहीं होगा, इसको NH2- कर दो, और इसको या पूरा मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको पूरा मिटा के सही से लिख लेते हैं। ठीक, एक ये दे दिया तो CH3- NH2- OH- और F-। ध्यान दो, नेगेटिव चार्ज सब पे बन रहा है और साइज में कोई खास अंतर नहीं है। तो ध्यान से समझना, मैं एक शब्द बोलने जा रहा हूँ, एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ। ऊपर से नीचे देखो, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जितना साइज एटम का बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से वो हैंडल कर सकता है। हमको देखना क्या है? हमको H+ लूज कराने के बाद ये देखना है कि H+ लूज करने के बाद वो कितने मतलब कितने अच्छे से रह रहा है, वो स्पीशीज कितने ज़्यादा कंफर्ट जोन में है। तो हमने बात किया जैसे कि जैसे CH4 और SiH4, इसका हम ये टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं। ये अगर हम H+ निकाल लेते हैं तो CH3 नेगेटिव, यहाँ से SiH3 नेगेटिव। अब देखो, कार्बन पे नेगेटिव और सिलिकॉन पे नेगेटिव, साइज किसका बड़ा है? सिलिकॉन का। यानी कि नेगेटिव चार्ज ऊपर से नीचे, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा साइज होता है एटम का। तो H+ लूज करने के बाद कार्बन काफी अच्छे से रह रहा है कि सिलिकॉन ज्यादा अच्छे से रह रहा है?
टॉप से बॉटम। सिलिकॉन अच्छे से रह रहा है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि CH3 नेगेटिव से स्टेबल SiH3 है माइनस। ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब SiH4 ज़्यादा एसिडिक होगा। भाई H+ वही लूज अच्छे से करेगा जो बाद में लूज करने के बाद स्टेबल बनेगा। तो बात समझ में आ रही है। बट यहाँ जब हम पीरियड में बात करते हैं तो पीरियड में पोलैरिटी की तो हम बात कर ही चुके हैं, तो पोलैरिटी की बात के हिसाब से तो HF सबसे ज़्यादा है। पीरियड में अगर हम साइज की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेम पीरियड की बात हो रही है। तो जब साइज में कोई अंतर, तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वाली बात हम नहीं करते हैं, तब चार्ज होल्डिंग कैपेसिटीज तब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना ज़्यादा है, क्योंकि साइज से फैसला हम नहीं ले सकते। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन सबसे अच्छे से नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और सबसे कम या सबसे बेकार तरीके से कार्बन होल्ड कर सकता है। तो ये उनकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी आफ्टर रिमूवल ऑफ H+। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये और सबसे कम स्टेबल ये, इसीलिए HF सबसे ज़्यादा और CH4 सबसे कम एसिडिक। ठीक, अब एक रैंडम मान लो हम उठा लेते हैं, CH4, H2S और HI। अब ध्यान दीजिए, कार्बन, ठीक है ना, कार्बन, उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से आपको इमेजिन करवा देता हूँ। जैसे तो ये कार्बन है, फिर उसके बाद H2S दिया था, फिर HI दिया था, ये 3 चीज़ दिया हुआ था। तो देखो एक चीज़ आप खास बात याद रखेंगे, एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट भी बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे भी बढ़ रहा है। ये एक ऐसा चीज़ आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे भी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट भी बढ़ रहा है। तो देखो कार्बन से राइट है और कार्बन से ही नीचे भी है, तो जाहिर सी बात है कार्बन से ज़्यादा क्या हो जाएगा, SO2 का H2S का एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। सल्फर से राइट भी है और नीचे भी आयोडीन है, तो H2S से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर HI का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HI सबसे ज़्यादा, फिर H2S, फिर CH4। बात समझ में आ रही है? तो इतना चीज़ आप अच्छे से समझ लेंगे तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।